हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आज अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है राजनीति विज्ञान में। उसकी महत्वता बहुत ही अधिक है। आप लोग सब परिचित भी हैं उससे, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, इसे सैद्धांतिक रूप में किस तरीके से अपनाया गया है, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जैसे ही हमारे मुंह पे शब्द आता है तो हमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से हमारा माइंड हमको सेट कर देता है कि कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिक दल है। ये आप लोग जानते हैं। तो ये राजनीतिक दल है, वास्तव में ये राजनीतिक दल है। लेकिन क्या होता है राजनीतिक दल, किस रूप में इसके कार्य होते हैं, किस रूप में ये समाज के अंदर या किसी राज्य में अपना प्रभाव दिखाता है, इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है, और कौन होता है जो राजनीतिक दलों को, एक प्रकार की राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ये बहुत सारे प्रश्न इन चीजों से जुड़े होते हैं। इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राजनीतिक दल। जैसे कि ये नाम हमारे मस्तिष्क पे कौंधता है तो हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं और भारत की जो व्यवस्था रही है वो मैं पहले भी आपको दोहरा चुकी हूँ कि संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में है। और भारत में जो दल है, राजनीतिक दल, उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जैसे भारत दो भागों में विभाजित है, केंद्र और राज्य। तो कुछ ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय राज्य हैं, जिनका संबंध केंद्र सरकार को पे सत्ता हासिल करना होता है, और कुछ दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल हैं, राज्य से संबंधित है, क्षेत्रीय दल हैं। उनका प्रभाव अपने क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव स्थापित करना होता है। तो आपको समझ में आया कि भारत दो भागों में विभाजित है, केंद्र और राज्य। केंद्र अलग है, राज्य अलग है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इनसे आप लोग पहले से ही वाकिफ हैं। तो इन्हीं को मैं थोड़ा सा और एलोब्रेट करती हूँ कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय और राज्य दो प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होते हैं जिन्हें 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। भारत के 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में से कम 4 राज्यों में उन्हें अधिकृत रूप में मान्यता प्राप्त हो। उन्हीं राजनीतिक दलों को हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। कम से कम 4, और बाकी अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। और दूसरे जो राज्य दल होते हैं, राज्य के दल अपने राज्य में ही अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं और अपने राज्य के प्रभुत्व में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। अपने राज्य का विकास होना चाहिए। राज्य में उनकी जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, उनकी छवि बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में होती है, और ये राजनीतिक दल इस छवि को और भी बेहतर बनाने में सहयोग देते हैं। तो इन राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव आयोग अधिकार देता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है और कौन सा दल राज्य दल है। तो चुनाव आयोग ये निश्चित करता है। जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि चुनाव के साथ में जुड़ा होता है चुनाव चिन्ह। तो ये चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि कौन से दल का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा। तो ये दोनों ही जो प्रकार हैं राजनीतिक दलों के, राष्ट्रीय और राज्य, तो बहुत सारे राष्ट्रीय और राजनीतिक दल भारत में मौजूद हैं, और इसी दल व्यवस्था को बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली। जैसे विश्व के अन्य कई राष्ट्र हैं जिसमें केवल द्विदलीय प्रणाली है। द्विदलीय प्रणाली का अर्थ कि उस राष्ट्र में केवल 2 ही राजनीतिक दल मौजूद हैं, लेकिन भारत में
2 से ज्यादा कई सारे राजनीतिक दल हैं, इसलिए भारत की जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था है वो बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत आती है। बहुत सारे नाम आपने सुने हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन कुछ नाम बता देती हूँ। बीजेपी का नाम आपने सुना ही है, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है। तो भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, आप की भी आपने सुना है, और भारत नवनिर्माण सेना है, पंजाब का अकाली दल है, और तेलुगु देशम में जो साउथ के अंदर है अन्ना द्रमुक मुनित्र कड़घम, ऐसे कई क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन राजनीतिक दलों को परिभाषित करने के लिए विचारकों ने अपने विचार रखे। तो इसे भी जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के लिए उसे 2 भागों में बांटा गया, परंपरागत और आधुनिक, उसी रूप में राजनीतिक दलों की को परिभाषित करने के लिए इसे भी 2 भागों में बांटा गया है कि परंपरागत राजनेता राजनीतिक दलों को किस रूप में परिभाषित करते हैं और आधुनिक राजनेता राजनीतिक दलों को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये दोनों ही परिभाषाएं मैं पढ़ूंगी और उसको समझाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्या होता है राजनीतिक दल, ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और जब हमारी मुलाकात होगी मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगी। तो लीकॉक की कोटेशन है कि प्रजातांत्रिक सरकार के सिद्धांत के साथ इसका विरोध होने के स्थान पर एक चीज होती है, और जो इस प्रजातंत्रीय सरकार को व्यवहारिक बनाती है वह है राजनीतिक दल। शासन के विभिन्न प्रकारों में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र व राजनीतिक दलों के मध्य बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रतिनिधियों के निर्वाचन और शासन व्यवस्था के संचालन के संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। इसका अस्तित्व बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के बिना अपूर्ण है। कि जब भी कोई शासन व्यवस्था आती है तो हमें समझ में आता है कि जैसे वर्तमान में किसका शासन चल रहा है, कौन से राजनीतिक दल का शासन चल रहा है, बीजेपी का केंद्र में, और राजस्थान में है हम लोग, तो राजस्थान में किसकी शासन सत्ता है, कांग्रेस की। अशोक गहलोत है ना, कांग्रेस के हैं, और जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो हमारे बीजेपी के हैं। तो केंद्र और राज्य में अलग अलग प्रकार की सरकारें मौजूद हैं। तो ये दोनों ही जो कार्य है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, जो शासन के समस्त कार्य हैं उनको पूर्ण करने में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य होता है। बिना राजनीतिक दलों के ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जो दल सत्ता में है, जैसे अभी केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी का है। तो जो विरोधी दल है, जो उससे कुछ कम वोटों से हारा है, वो दल कौन सा हुआ, जैसे कांग्रेस कम दलों से हारा है, तो वो कम वोटों से हारा है, तो वो क्या है, दल प्रतिपक्ष है, यानी विरोधी दल है। और सत्ताधारी दल कौन है, बीजेपी, जो बहुमत से जीता है। तो राजनीतिक दल ही हमें ये बताता है हारने और जीतने वालों का परिणाम क्या रहा है, और किस रूप में जो बहुमत से जीता होता है राजनीतिक दल, उसी की सरकार बनती है और उसी को सत्ताधारी दल कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है, बहुमत का मतलब अधिक से अधिक वोट उसी दल को मिलते हैं, तो वो बहुमत की सरकार बनती है, और जो बहुमत मिलता है उसे ही, उस दल के अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, और वही सत्ताधारी दल कहलाता है। और जो उनसे कम
वोटों से पराजित होता है या सेकंड नंबर पे आता है, उसे विरोधी दल या दल प्रतिपक्ष कहा जाता है। इतना ही समझना काफी है। तो मैं आपको कुछ कोटेशन पढ़ के बताती हूँ जो राजनीतिक दलों के बारे में परंपरागत रूप में कही गई है। ये परंपरागत दृष्टिकोण को मानने वाले जो विचारक हैं उन्होंने किस रूप में राजनीतिक दल को परिभाषित किया है। मैकाइवर ने पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताई है और कहा है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रशासन सफल नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों को वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ही ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है और स्थिरता बनाए रखता है। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। वह लोकतंत्र व राजनीतिक दलों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रति ये सजग रहते हैं और प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के पीछे इन्हीं राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहार्य है या अनिवार्य है। परंपरागत दृष्टिकोण को मानने वाले गिल क्राइस्ट का ने जब इसे परिभाषित किया तो वो शब्द क्या थे, पढ़ते हैं गिल क्राइस्ट की कोटेशन कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक हों और वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। कि ऐसे दल कौन है? जो नागरिकों का समूह है। कैसा समूह? संगठित है, जिनके विचार भी एक से हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। तो राजनीतिक दलों में संगठन का होना आवश्यक है कि जब राजनीतिक दल संगठित होते हैं, उनके विचार एक से होते हैं और वही दल एक से विचार होने के बाद क्या पाना चाहते हैं? सरकार को पाना चाहते हैं। सरकार की जो सत्ता होती है उसे वो पाने की इच्छा रखते हैं। गैटिल ने कहा, ये भी परंपरागत राजनीतिक विचारक हैं, इनका मानना है कि राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करते हैं और अपने मतों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण कर अपने सिद्धांतों को लागू करवाना चाहते हैं। कुछ गिल क्राइस्ट की परिभाषा का एक मिला जुला रूप गैटिल ने बताया कि ये राजनीतिक इकाई है और ये वही संगठित इकाई है और ये अपनी एक विचारधारा एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और इनका भी मुख्य मकसद वही होता है कि सरकार पर नियंत्रण हासिल करना और अपने नियम कायदे कानूनों से सरकार को चलाना। तो गिल क्राइस्ट और गैटिल थे परंपरागत राजनीतिक विचारक, लेकिन आधुनिक राजनीतिक विचारकों को ये परिभाषा अपूर्ण लगती है और उनका मानना है कि इस विचारधारा में कुछ ना कुछ कमियां हैं और उस कमी को हम किस तरीके से दूर करते हैं। पढ़ते हैं आधुनिक परिभाषाएं। J.A. शुम्पिटर का मानना है कि राजनीतिक दल को सत्ता हथियाने का सामान मानते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष में संलग्न होते हैं। तो J.A. शुम्पिटर क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या है? एक ऐसा संगठित दल है जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। कि मनुष्यों का संगठित समूह तो है ही, लेकिन इनका मुख्य मकसद क्या होता है? सरकार को अपने नियंत्रण में लेना और अपने
विचार के अनुसार सरकार को चलाना। न्यूमैन की कोटेशन है कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनकी जन सहमति में भागीदार बनकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का कार्य करते हैं। कि न्यूमैन का कहना है कि ये क्या करते हैं, राजनीतिक दल क्या होता है। ये राजनीतिक दल मुख्य रूप से क्या करते हैं कि ये संगठित समूह तो है ही, एक विचारधारा भी है। इनका मुख्य मकसद सत्ता को प्राप्त करना भी है, लेकिन सत्ता में क्या करना चाहते हैं कि सत्ता के मुख्य जो सरकारी पद हैं उन पदों पर अपने दल के सदस्यों को स्थापित करना चाहते हैं और उन स्थापित सदस्यों की सहायता से अपने दल के विचारों और विचारधाराओं को ये आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं ताकि जनता में उनकी विचारधारा का प्रभाव बना रहे और उन विचारों से और कार्यों से प्रभावित होकर जनता इस राजनीतिक दल को हमेशा क्या करे, सपोर्ट करे। तो ये विचारधाराएं दो हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के राजनेताओं की पढ़ी और दो आधुनिक राजनेताओं की पढ़ी। तो इस बात से हमें समझ में आ जाता है कि राजनीतिक दल जो है मुख्य रूप से क्या चाहता है, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने की एक कला है। और वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल हमेशा से ही अहम भूमिका में रहते हैं। कि लोकतंत्र और राजनीतिक दलों का संबंध बहुत ही गहरा है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। इसे हम बाद में और एक लंबे टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है और राजनीतिक दल की भूमिका जो है वो लोकतंत्र में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज केवल हमने ये समझा कि दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य, जिन्हें चुनाव आयोग अधिकार देता है कि ये दल किस रूप में अपने भारत को या भारत की सत्ता को प्राप्त करने में संलग्न हैं।